डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और के बारे में आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आज से हम भारतीय इतिहास के बारे में भी आपके सामने वीडियो प्रस्तुत अल्टरनेटिव करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वह सिविल सर्विसेज हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे अदर कॉम्पिटिशन्स हो, सब कॉम्पिटिशन्स के लिए हिस्ट्री का भूमिका अहम होता है। यानी जीएस का स्पाइनल कॉर्ड हिस्ट्री को कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो आप लोगों को बेचैन कर रहा है, वो हम आसान शब्दों में आपके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो साधारण शब्दों में या आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में लोगों ने, यानी बहुत सारे व्यक्तियों और बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि क्या कहा है कि इत्ती जोड़ बीती और हास बने कहानी, यानी बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। इतिहास अब जाहिर सी बात है कि इसको इति प्लस हास, इति का ये दो यूनानी शब्द है। इति मैंने जो है बीता हुआ कल, हास में होता है कहानी। अब जाहिर सी बात है ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। तो ये परिभाषा जो है काफ़ी हद तक सार्थक नहीं है, लेकिन आप लोग हिस्ट्री का जो परिभाषा देना है, तो जाहिर सी बात है इसकी परिभाषा से ही अंदाज़ा लगता है पुरातन काल में जो घटनाएं बीत चुकी है उसको अध्ययन कराने वाली विषय को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन ये उतना सार्थक नहीं है। लेकिन अप टू डेट जो डिफिनीशन है वो यह होगा कि अतीत और वर्तमान में अतीत और मध्यकाल, अतीत और मध्यकाल में जो घटनाएं घटी है, अतीत और मध्यकाल में जो घटनाएं घटी है और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, ओके, उसे व्यवस्थित रूप से, वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसे व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराने वाली विषय को
या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराने वाली विषय को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। यानी हमने जो आप लोगों के सामने परिभाषा जो लिखे हैं वह अतीत और मध्यकाल में जो घटनाएं घट गई है और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसे व्यवस्थित रूप से यानी एक सिस्टम के रूप से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराने वाली विषय को इतिहास कहते हैं। यानी प्राचीन काल के जो डिफिनीशन है, जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ बीती और हास मैंने कहानी, यानी बीता हुआ कल को इतिहास कहते हैं। यानी प्राक इतिहास में जो घटनाएं घटी है उसके अध्ययन कराने वाले विषय को इतिहास कहते हैं। तो इसमें इस चीज़ का इस विषय वस्तु के बारे में पता चलता है कि प्राचीन इतिहास के बारे में ही पता चलता है। मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास और करंट में जो भी इतिहास है, जो जानकारी हमें इतिहास के द्वारा पता चलता है, उस विषय वस्तु को इस परिभाषा में से पता नहीं चलता है। इसलिए यह एग्जैक्ट परिभाषा हुआ आपका कि अतीत और मध्यकाल में जो घटनाएं घटी और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसे व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराने वाली विषय को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है इस परिभाषा को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और इसको अब सबसे पहले देखते हैं कि परिभाषा आप लोग इतिहास का जान गए तो जाहिर सी बात है इतिहास का संबंध ज्योग्राफी से है। सबसे तो पहले जानेंगे कि इतिहास जो है, जो यूनानी शब्दों से मिलकर बना जो है, तो इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक कौन है? और इस सब्जेक्ट का इतिहास का जनक, आपका आंसर होगा हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। ओके, जो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। अब आपके सामने यह प्रश्न आएगा कि हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाला है, लेकिन टेशियस को क्यों नहीं कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होना चाहिए, आप लोग इस चीज़ को भली बात समझ जाइए कि हेरोडोटस को इतिहास के जनक इसलिए कहा जाता है कि हेरोडोटस ने जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की उसे एक पुस्तक के रूप में, एक व्यवस्थित रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, जिस पुस्तक का नाम है दी हिस्टोरिका। क्या नाम है? दी हिस्टोरिका। ये कब छपा था? तो ये पुस्तक जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में। ओके, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से इस पुस्तक की रचना की गई थी, दी हिस्टोरिका की। और इसमें जो है भारत और फारस के संबंध में, इसमें भारत और फारस के संबंध को व्याख्या किया है। इस जो पुस्तक में है भारत
और फारस के संबंध को व्याख्या किया गया है। ओके, तो इस चीज़ को भली बात आप लोग जान गए होंगे कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का डिफिनेशन हम बता चुके हैं। अब उसके बाद फाउंडर ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस है, जो यूनान का रहने वाला था। उन्होंने इतिहास के जनक उसे क्यों कहा जाता है, टेसियस को क्यों नहीं कहा जाता है इतिहास का जनक? तो जाहिर सी बात है, टेसियस ये दोनों क्या थे, एक ही जगह के रहने वाले थे, यानी ईरान के ही रहने वाले थे, भी यूनानी के रहने वाले थे। टेसियस जो है ईरानी राजवैद्य थे और उसने भारत के विषय में समझ जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। ओके, तो जाहिर सी बात है कि टेसियस और हेरोडोटस, आपके सामने दो मुद्दा आएगा कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है लेकिन टेसियस को क्यों नहीं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इतिहास के विषय में, भारत यानी इतिहास के विषय में जो जानकारी प्राप्त किया था वह ईरानी उसने भारत के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त किया था, ओके, वो सभी जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त किया था। और उस सभी जानकारियों को यानी पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद सभी जानकारी को, सभी एविडेंस को एक बुक के रूप में क्या किया, उन्होंने रचना की, जिस बुक का नाम क्या है, दी हिस्टोरिका है, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी में पब्लिश हुई थी, यानी ईसा के जन्म के 500 वर्ष पहले। तो जाहिर सी बात है, और इस बुक में किसके बारे में बताया गया है, तो फारस और भारत के संबंध के बारे में व्याख्या किया गया है। लेकिन टेसियस को इसलिए इतिहास का जनक नहीं कहा गया था क्योंकि टेसियस बहुत बड़ा जीनियस आदमी था, वह राजवैद्य था उस जमाने का, और उन्होंने जो भी जानकारी प्राप्त किया वह उसको अंकित नहीं किया, उसका संग्रह नहीं किया, उसको एक व्यवस्थित रूप नहीं दिया, और सिर्फ वह दिमागी में ही अपने बातों को रखा, इसलिए वह ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए। कौन प्रचलित नहीं हुए? टेसियस ज़्यादा फेमस इसलिए नहीं हुए कि वह विश्व के सामने अपने एविडेंस को नहीं रखे और उनका ना कोई साक्ष्य मिला है कि कौन सा बुक वह लिखे हैं, जिसके कारण उन्हें, जबकि टेसियस और हेरोडोटस दोनों जो है यूनान के ही रहने वाला था, और टेसियस जो ईरानी एक बहुत बड़ा राजवैद्य था, ओके, और उस समकालीन यानी उस जमाने में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले, उस समय जो ईरानी अधिकारियों से हेरोडोटस ने जो मुख्य जानकारी प्राप्त किया और दी हिस्टोरिका में उसे एक व्यवस्थित रूप से शामिल किया, और फारस और भारत के संबंध के बारे में जो व्याख्या किया वह बहुत अद्भुत था। और उस समय के जो जो भी इतिहासकार थे, निरियाकस हुए या आनेसिक्टिप्टस हुए, चाहे अरिस्टोबुलस हुए, ये सब क्या किस जमाने के लेखक थे? ये सिकंदर के समकालीन लेखक थे, ओके। तो खासकर ये जो भी एविडेंस मिला इसे हम प्रमाणिक मानते हैं, और उस आधार पर इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ओके। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए देखते हैं। जाहिर सी बात है कि इतिहास जो है सब विषयों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, खासकर किसी भी देश का इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना क्या है, अधूरा है। तो भारतवर्ष के भूगोल का जो भारतीय इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त है या हम आपको बताएंगे, वो हमारे ज्योग्राफिकल साइट से जुड़ा हुआ है। तो उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं कि आप लोग जानिए, किसी भी देश का इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना क्या है, अधूरा है। लेकिन भारतवर्ष के भूगोल का इतिहास का प्रभाव
प्रत्येक स्थल एवं घटनाओं से संबंधित है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारा जो ज्योग्राफी जो है साइट को जानना अनिवार्य है। तो उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है। क्या है? इस चीज़ को देखिए और इसको लिखिए भी। इसको किसी भी देश के इतिहास को, किसी भी देश के इतिहास को जानने से पूर्व, किसी भी देश के इतिहास को जानने, किसी भी देश के इतिहास के अध्ययन, यानी किसी भी देश के इतिहास को जानने से पहले वहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि, ओके, भौगोलिक पृष्ठभूमि या अध्ययन, भौगोलिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक अध्ययन करना क्या है? आवश्यक है। ओके, यानी कहने का अर्थ है किसी भी देश के इतिहास को जानने से पहले वहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड या भौगोलिक अध्ययन करना क्या है? आवश्यक है। बिना भौगोलिक अध्ययन किए बिना वहाँ के सटीक इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कि भौगोलिक अगर अध्ययन नहीं होगा तो हमें इतिहास का सटीक पता नहीं चलेगा, आधा अधूरा पता चलेगा। खासकर भारतवर्ष के भूगोल के, खासकर जो है भारतवर्ष के भूगोल का जो है, खासकर भारतवर्ष के इतिहास को जानने के लिए, भारतवर्ष के इतिहास को जानने के लिए भूगोल के इफेक्ट, प्रभाव को जानना क्या है? आवश्यक है। क्योंकि सभी स्थल और घटनाएं एक दूसरे, क्योंकि सभी स्थल एवं घटनाएं जो है क्या है? सभी स्थल एवं घटनाएं को, क्योंकि सभी स्थल और घटनाएं भूगोल के प्रभाव को जानना आवश्यक है। क्योंकि सभी स्थल और घटनाएं भूगोल के बिना क्या है? अधूरा है। ओके, इस चीज़ को भली बात आप लोग जान गए होंगे और समझ गए होंगे। चलिए हम इसका ज्योग्राफिकल साइट को देखते हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय इतिहास का जो ज्योग्राफिकल साइट है वह क्या है, इस चीज़ को आप लोग भली बात जानिए और
रूप में भारतीय इतिहास का अध्ययन कीजिए। तो सबसे पहले जानिए भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठ बैकग्राउंड। ओके, भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो जाहिर सी बात है आप लोग जानिए कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो नॉर्थ में क्या है? हिमालय पहाड़ है, हिमालय पर्वत। ओके, साउथ में क्या है? तो साउथ में दक्षिण में समुद्र तक फैला सेतु बंद रामेश्वर। दक्षिण में फैला समुद्र या सेतु रामेश्वर। ओके, सेतु रामेश्वर का एक उपमहाद्वीप, सेतु रामेश्वर पूरा। ओके, जो यहाँ तक फैला है। वेस्ट में क्या है? तो सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी जो यानी कहने का अर्थ है 7 मुखों वाली सिंधु नदी। और 7 मुख क्योंकि सिंधु नदी के जो 6 सहायक नदी है वो है 6 सहायक नदी आके जो सिंधु में मिलती है, इसलिए सिंधु नदी को 7 मुखों वाली सिंधु नदी की घाटी का जो फैला हुआ है, सिंधु नदी घाटी के भूमि का जो फैला हुआ है, सिंधु नदी की 7 मुखों वाली सिंधु नदी की भूमि का फैलाव, यानी सिंधु नदी का जो 6 सहायक नदी है, इसलिए इसे 7 मुख वाली सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, इस चीज़ को भी भली बात ही समझ गए होंगे। और ईस्ट में जो है क्या है? तो ब्रह्मपुत्र के तराई से क्या है? ब्रह्मपुत्र ओके, ब्रह्मपुत्र की तराई क्षेत्र। ओके, तो ये हो गया हमारे भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि। उत्तर में जो है क्या है? उत्तर में है नॉर्थ साइड में जो है हिमालय पर्वत है, साउथ में है एक समुद्र फैला हुआ है, समुद्र, और जो है महाद्वीप जो है सेतु रामेश्वरम पूरा तक है, जो उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण में। और वेस्ट में जो है 7 सहायक, जो 6 सहायक, जो सिंधु नदी की 6 सहायक नदी है, जो सिंधु नदी में मिली हुई है, और सिंधु इसीलिए 7 मुखों वाली सिंधु नदी की भूमि का फैलाव, यहाँ तक इसको जानना है। और ब्रह्मपुत्र ईस्ट में ब्रह्मपुत्र की तराई क्षेत्र है। तो ये हो गया हमारे भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी उसका कौन सी एरिया। इस हिसाब से हमको भारतीय इतिहास के बारे में खासकर जानकारी प्राप्त करना है कि इसका संबंध जो है ज्योग्राफिकल साइट्स कहाँ से कहाँ तक है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने का क्या प्रयास करेंगे कि हमारा इतिहास, सर्वप्रथम जो इतिहास है वह किस पर आधारित है।
और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ओके, थैंक्स।